दोस्तों, एनवीएन की बातचीत में आप सबका स्वागत है। आज हम अपनी 78वीं स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं और इस मौके पर प्रधानमंत्री ने अपना 11वां भाषण लाल किले की दीवार से और लाल किले से दिया है और उन्होंने जो है वो अपनी सेंचुरी पूरी कर ली, यानी 103 मिनट का उन्होंने अब तक का सबसे लंबा भाषण दिया। यानी 2014 में जो सिलसिला 65 मिनट से शुरू हुआ था, वो आहिस्ता-आहिस्ता तरक्की करता हुआ 100 मिनट से आगे बढ़ गया और आज उन्होंने बहुत ही तूल-तवील एक लंबा भाषण जो है वो दिया। तो इस मौके पर उन्होंने जो कुछ कहा है, इसके लिए इस पर हमारे साथ बात करने के लिए 2 मेहमान हमारे आ चुके हैं। डॉक्टर राम पुनियानी साहब बम्बई से और प्रोफ़ेसर प्रदीप माथुर साहब दिल्ली से। आप दोनों का इस कार्यक्रम में स्वागत है। तो सबसे पहला सवाल ये है कि प्रधानमंत्री ने अपने भाषण की शुरुआत में ये कहा कि आज़ादी के दीवानों ने आज हमें स्वतंत्रता की साँस लेने का सौभाग्य दिया है और ये देश उन महापुरुषों का ऋणी है। तो मुझको नहीं याद पड़ता कि प्रधानमंत्री ने इससे पहले कभी उन स्वतंत्रता सेनानियों को जिन्होंने कि आज़ादी की जंग में हिस्सा लिया था और आज़ादी के लिए संघर्ष किया था, उसको याद किया हो और उसके रीज़न्स भी हैं अपने। तो आज ये उन लोगों को श्रद्धांजलि देने की ज़रूरत क्यों पेश आई? नहीं, देखिए ऐसा है कि हमारे प्रधानमंत्री उस के साथ-साथ बीजेपी के तमाम नेता जो हैं, हमेशा इस तरह की दोहरी बात करते रहते हैं। क्योंकि वो चाहते तो हैं कि देश को एक ख़ास रास्ते पे ले जाएँ, जो कि उनको पसंद है, हिंदुत्व वाला रास्ता। लेकिन साथ-साथ ये है कि लोग जो है उससे एलिनेट ना हों और उनसे जुड़े रहें, इसलिए वो हमेशा ऐसी बात करते रहते हैं। गोडसे की भी तारीफ़ होती है और महात्मा गांधी पे 2 अक्टूबर को उनकी भी बात करते हैं, मतलब ये सब है। तो उनको मालूम है कि देश का जो जनमत है, वो मुख्यतः स्वतंत्रता की आज़ादी की बात करता है, उसके हीरोज़ को याद करता है, महात्मा गांधी को याद करता है। तो इसलिए वो हमेशा ऐसी बातें करते आए हैं। पहली बार नहीं है जब कि उन्होंने ऐसा किया हो। तमाम ऐसी बातें करते आए हैं कि उनको ट्रिब्यूट भी दे दी और उसके साथ बाद में जो भी उनके काम हुए, कलाम हुआ, उसमें उनको जो है क्या करना चाहिए, उनकी जड़ की खोद दी मतलब। तो उनके इस जो आज उन्होंने कहा, स्वतंत्रता सेनानियों को याद करने की बात पे, इसमें मुझे कोई आश्चर्य नहीं हुआ। ये उनकी एक रणनीति है और जो सिर्फ उन्हीं की नहीं है बल्कि बीजेपी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के तमाम नेताओं की रणनीति है। प्रोफ़ेसर राम पुनियानी साहब, आरएसएस का एक पुराना एजेंडा है यूनिफ़ॉर्म सिविल कोड का। लेकिन प्रधानमंत्री ने आज उसको भी थोड़ा-सा ट्विस्ट कर दिया। उन्होंने कहा कि 75 सालों से एक कम्युनल सिविल कोड जो है वो अपने भारत में लागू है और अब देश को एक सेक्युलर सिविल कोड की ज़रूरत है। तो यूनिफ़ॉर्म सिविल कोड के बजाय उन्होंने ये एक पहली मर्तबा ये टर्मिनोलॉजी यूज़ की है, सेक्युलर सिविल कोड। तो ये जो थोड़ी-सी परिवर्तन दिखाई दे रहा है, इसका क्या कारण है? यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में समाज के बड़े तबकों में विरोध है। जैसे अभी आपने देखा होगा कि बहुत सारे आदिवासी ग्रुप्स और सिख ग्रुप्स ने यूनिफॉर्म सिविल कोड इस शब्द का विरोध किया था। तो खैर वो उसी बात को एक नई भाषा में लाना चाहते हैं कि जहाँ यूसीसी जिस शब्द से कई लोगों को विरोध है, उसके बदले वो सेक्युलर सिविल कोड लाना चाहते हैं कि जैसे कि धार्मिक परंपराओं के आधार पे जो कानून चल रहा है, वो ना होते हुए ये धर्मनिरपेक्ष कल्पना के आधार पे चले। खैर ये इस बात का मैं स्वागत करता हूँ कि उन्होंने सेक्युलर शब्द का इस्तेमाल किया, क्योंकि उनके मुँह से सेक्युलर शब्द जनरली निकलता नहीं है। पर वो इसी बात को कह रहे हैं कि ये यूसीसी से जो लोगों को थोड़ा-सा पिछली बार अगर आपको याद हो साल डेढ़ साल पहले ये बात आई थी, तो बहुत सारे ग्रुप्स ने इसका खुले मुँह विरोध किया था। खैर कई मुस्लिम संगठन तो इसका विरोध करते ही रहे हैं। उसके अलावा कुछ सिख संगठन, कुछ आदिवासी संगठनों ने भी इसका विरोध किया था। तो मेरे ख्याल से वो जैसे कहते हैं ना पुरानी पुरानी शराब। यानी उसी बात को एक नए पुरानी अंदाज शराब में नई बोतल में। उसी बात को एक नए करेक्ट, करेक्ट पुरानी शराब नई बोतल में। तो वो उसी को एक नए रूप में रखने की कोशिश कर रहे हैं, नहीं है। डॉक्टर साहब, माथुर साहब,
जब प्रधानमंत्री, इन लोगों ने तो सेकुलरिज्म को एक गाली बना दी और इस तरह से प्रेजेंट किया कि जैसे ये जो है वो एक अपीजमेंट का इंस्ट्रूमेंट है। और उसके बाद फिर प्रधानमंत्री का इस शब्द का प्रयोग करना, इस आपको माथुर साहब कैसा लगा? नहीं देखिए, ऐसा है जैसे मैंने आप कहा आपसे, और जैसे डॉक्टर पुरानी साहब ने भी कहा, आप इनकी भाषा पे मत जाइए, आप इनकी इंटेंशंस पे जाइए। ये भाषा का जो प्रयोग करते हैं वो तो धोखा देने के लिए करते हैं, मतलब इंटेंशंस इनकी वैसी की वैसी रहती है, मतलब। और ये जैसे मैंने आपको बताया कि लोगों को साथ अपने रखा जाए, इसलिए ये तमाम ऐसी भाषा का भी प्रयोग करते रहते हैं। लेकिन मैं नहीं समझता कि जो जिस तरफ आप ले जाना चाहते हैं शायद, कि इनकी एटीट्यूड में कोई फ़र्क आया है। हाँ, ये ज़रूर है कि प्रेशर इतना ज़्यादा है, पब्लिक ओपिनियन का, पोज़ीशन का प्रेशर इतना ज़्यादा है कि इनकी जो एरोगेंस थी, वो थोड़ी कम हो गई है। और ये जो है क्या कहना चाहिए, अब थोड़े से और टैक्टिकल हो गए हैं, थोड़ा स्ट्रैटेजी अपने बदल रहे हैं। लेकिन जो इनकी इंटेंशंस हैं, उनमें कहीं कोई फ़र्क नहीं आया है। अगर आप समझते हैं कि ये स्वभाव से सेक्युलर हो जाएँगे या फिर और कुछ करेंगे या करेंगे, तो ऐसा कुछ नहीं करने वाले हैं ये लोग। ये जो भी जब तक है, जब तक इनके हाथ में पावर है, जब तक इनका एफर्ट है, ये उसी तरह के सेक्रेटेरियन, कम्युनल, फासिस्ट अप्रोच के हिसाब से देश को चलाने की कोशिश करेंगे। तो अच्छा लगता है हमको सुन कर के कि इन्होंने सेक्युलर शब्द का प्रयोग किया, लेकिन मैं इससे किसी भुलावे में नहीं आता। मैं जानता हूँ कि ये जो बात ऐसी नहीं है जो ये दिल से कह रहा है ये लोगों को दिखाने के लिए और थोड़ा-सा हुड़दंग करने के लिए कही कही जा रही है। बुनियादी साहब, थोड़ा-सा हम थियोरेटिकल उससे निकल के प्रैक्टिकल उसकी तरफ आएँ। तो प्रधानमंत्री ने ये कहा कि हमारे बच्चों को जो है वो मेडिकल की पढ़ाई के लिए बाहर जाना पड़ता है, तो हम 75,000 नई सीटें जो है वो ला रहे हैं। हालाँकि सच्चाई ये है कि यहाँ जो मेडिकल की सीटें हैं वो खाली रहती हैं और इसलिए बच्चे बाहर जाते हैं, इसलिए कि उनको बाहर कम पैसे में ज़्यादा अच्छी तालीम मिलती है। तो बजाय इसके कि अपने यहाँ तालीम को सस्ता करें और अपने स्टैंडर्ड को ऊँचा करें, ये कहना कि हम 75,000 नई सीटें ले आएँगे, तो क्या इससे भारत के जो विद्यार्थी अ, बाहर के देशों में जा रहे हैं, वो सिलसिला रुक जाएगा? 75,000 जैसे आपने कहा कि यहाँ अभी भी सीटें खाली रह रही हैं और उसके 2 जी। कारण आपने जो बताए, वो बिल्कुल सही है। एक तो यहाँ मेडिकल शिक्षा बहुत महँगी हो गई है और उसके स्तर में भी एक समस्या है। तो ये 2 कारण से जो विद्यार्थी बाहर जा रहे हैं, वो केवल सीटें बढ़ाने से नहीं होगा। ये हमारी जो व्यवस्था है, व्यवस्था में एक ऐसे सुधार लाने की ज़रूरत है, जहाँ हमारी शिक्षा का स्तर बहुत अच्छा हो और उसी के साथ-साथ यहाँ का जो मेडिकल एजुकेशन इंजीनियरिंग एजुकेशन बहुत महँगा हो गया है, उसके ऊपर एक लगाम लाने की ज़रूरत है, ताकि यहाँ के लोगों को यहीं शिक्षा मिल सके और वो जैसे आपने बिल्कुल सही कहा कि अभी और तो छोड़िए अभी बांग्लादेश में 20,000 भारतीय विद्यार्थी वहाँ हैं, बांग्लादेश में। तो सवाल तो यही है कि यहाँ दोनों चीज़ें जो हैं, एक तो इसकी जो फ़ीस है, उस पे कोई लिमिट नहीं है। ये प्राइवेट कॉलेजेस अपनी मर्ज़ी से, मनमानी से इस फ़ीस को बढ़ाते रहते हैं। तो उस तरफ मोदी जी का ध्यान नहीं है, सरकार का ध्यान उस तरफ नहीं है कि जो शिक्षा का महँगाई वाली शिक्षा है, उसको कैसे रास्ते पे लाया जाए और दूसरा शिक्षा के स्तर को सुधारने के लिए बराबर अपॉइंटमेंट हो, बराबर लोगों की नियुक्ति हो, क्योंकि ऐसा देखा गया है, कई-कई प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस एक ही प्रोफ़ेसर होता है, जो 3-4 कॉलेजेस में उसका अपॉइंटमेंट होता है, यानी खानापुरी के लिए। तो ऐसे में विद्यार्थियों को शिक्षा कैसे अच्छी मिलेगी? वो एक बहुत बड़ा कारण है कि ट्रेन्ड जो प्रोफ़ेसर्स हैं, उनको उचित तरीके से सेलेक्ट करना और हर एक कॉलेज के पास अपनी पूरी फैकल्टी हो। ये बीच में काफ़ी पढ़ने में आया था कि जब यूजीसी की टीम आती है, तो वही प्रोफ़ेसर पहले एक जगह जाता है, फिर दूसरी जगह जाता है, ताकि वो पूरा खानापूर्ति कॉलेज की हो जाए, भरे कॉलेज के पास उतना स्टाफ नहीं है। ये मुख्य कारण है जो केवल 75,000 सीटें बढ़ाने से ये समस्या हल नहीं होने वाली। माथुर साहब, अभी डॉक्टर साहब ज़िक्र कर रहे थे बांग्लादेश का। तो बांग्लादेश के बारे में हमारे प्रधानमंत्री ने ये कहा कि वहाँ पर जो है वो हिंदुओं और अल्पसंख्यकों की सुरक्षा सुनिश्चित होनी चाहिए
और पड़ोसी देश के नाते हमें इसकी चिंता होना स्वाभाविक है। ये बिल्कुल सही बात है और सवाल ये है कि पड़ोसी देश में जो अल्पसंख्यक हैं उनकी चिंता तो प्रधानमंत्री को होती है, लेकिन खुद अपने देश में अल्पसंख्यकों का ज़िक्र कभी भूल के भी उनकी ज़बान पे नहीं आता। तो ये जो दूराभास है, इसका क्या कारण है? देखिए, एक तो बात मैं इसको स्पष्ट बता दूं, एक पत्रकार के रूप में मैंने जो बांग्लादेश में हो रहा है इसके बारे में कुछ जानने का प्रयास किया है। ऐसे लोगों से जो कि ढाका में रहे हैं और बांग्लादेश की राजनीति को और वहाँ की पूरी उसको व्यवस्था को अच्छे से समझते हैं। उन्होंने मुझे बताया है, बड़े मतलब अथॉरिटी के साथ बताया है कि ये जो बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार की बातें आ रही हैं, ये 90% गलत है। मतलब उन्होंने बताया इतने बड़े मूवमेंट में जिसमें सब तरह के एलिमेंट्स आ सकते हैं, 2-4 लोग जाकर के जो है कुछ ऐसे कराए, मान लीजिए एक आध बंदरों पे पत्थर बरसा दें, तोड़ दें, या मान लीजिए कि कुछ और कुछ कर दें, वो बात अलग है। लेकिन ये जो पूरा मूवमेंट हुआ है शेख हसीना के खिलाफ, इसकी कहीं कोई भी टोन जो है ये एंटी हिंदू नहीं है वहां पर। बल्कि आपको मैं बताऊं कि मुझे ये भी बताया गया है कि ढाका का जो सबसे बड़ा मंदिर है ढाकेश्वरी, जिसके नाम पर ढाका पड़ा है, और वहां पर एक बहुत बड़ा गुरुद्वारा है, इसके कोई इस पे पत्थर ना फेंके या इसको तोड़े ना, इसके लिए ये स्टूडेंट जो है जिन्होंने कि शेख हसीना के खिलाफ वो किया है, उन्होंने खुद उसको डिफेंड किया है और तमाम मंदिरों के आगे ऐसे एलिमेंट्स अगर उसे बर्बाद ना करें उन्होंने किया है। ये 90% खबरें जो गलत है। अब सवाल ये क्यों किया जा रहा है ये, और मैं बड़ा स्पष्ट हूं कि क्यों किया जा रहा है। इसलिए किया जा रहा है कि आगे वाले चुनाव के में मोदी साहब और बीजेपी चाहते हैं कि पोलराइजेशन हो जाए हिंदू वोट्स का। सबसे ज्यादा उनको खतरा जो है महाराष्ट्र से है। महाराष्ट्र उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण राज्य है। अगर महाराष्ट्र में वो हारे तो पूरी केंद्र की सरकार ही डगमगा जाएगी। तो ये हिंदू पोलराइजेशन के लिए जो है वह बांग्लादेश की बात की जा रही है। तब आप मोदी मीडिया दिखा रहा है कि बड़ा अत्याचार हो रहा है और ये हो रहा है, और मोदी साहब जो है बड़े सशक्त होकर खड़े होकर के जो इस अत्याचार को रुकवा रहे हैं वहां पर, ये बात कही जा रही है। तमाम मोदी मीडिया ने खबरों से भरा हुआ है, यहाँ तक है कि तमाम लोग इसको बिलीव भी कर रहे हैं। मतलब ईमानदारी की बात है कि जब आया तो पहले मैंने भी बिलीव किया। मैंने कहा शायद इंडिया में जो एंटी मुस्लिम मामला है इसका वहां परकेशन हो रहा हो हिंदुओं के खिलाफ। फिर मेरे मित्रों ने बताया कि आप गलत है। जो वहां पर रहे हैं बांग्लादेश में, बांग्लादेश की राजनीति को समझते हैं अच्छी तरह से, ढाका में रहे, उन्होंने बताया गलत है। फिर मैंने चेक किया, मुझे पता लगा कि ये खबरें गलत है। ये बड़े अफसोस की बात है कि मतलब इस मुद्दे को, जो कि बड़ा सेंसिटिव मुद्दा है, सरकार जो है, मोदी साहब की सरकार जो है एक राजनीतिक लाभ के लिए जो है उछाल रही है। मतलब तो ये मैं आपको बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूँ। तो जब ये वाली बात है ही नहीं, सिलसिले से नहीं है, तो इसको आप इसका समझ सकते हैं क्या इम्प्लीकेशन है। इसको एक इशू बना करके पोलराइजेशन करके असेंबली चुनाव में बुलाने का प्रोग्राम है ये सब मामला। ये सारी बात है। तो उनका जो भारत में अल्पसंख्यक है उनके लिए क्या मत है, इसमें कहीं कोई परिवर्तन नहीं आया। उनको उनके लिए क्या हमदर्दी है जो कि बांग्लादेश में वो है, वो भी कोई मतलब नहीं है। उनको भी यूज किया जा रहा है कि भाई ये करने के बाद। लेकिन मैं नहीं समझता कि इस बात में कहीं कोई दम है या उनको कोई इस तरह की बात है। मतलब अगर ये होता तो फिर कुछ तरह की बात होती है। डॉक्टर साहब, आप इन पे जो अपनी टिप्पणी करना चाहते हैं वो कीजिए, लेकिन उसके साथ मैं एक सवाल भी कर देता हूं, तो दोनों पे आप बात कीजिए। देखिए, बांग्लादेश और भारत जो है उसके अंदर वो ट्रीटी है प्रत्यार्पण की, कि यहाँ से कोई आदमी को अगर आप बुलाएं तो जाएगा और वो लोग बुलाएं तो देना पड़ेगा। तो इस ट्रीटी के होते अब शेख हसीना, पहले तो ये कहा गया था कि वो टेम्पररी तौर पर यहाँ आई हैं, लेकिन अब वो रह गई हैं और अब बांग्लादेश वाले उनके ऊपर मुकदमा चलाने के लिए उनको वापस बुलाने की कोशिश कर रहे हैं। तो प्रधानमंत्री तो ये कह रहे हैं कि हम अपने पड़ोसियों से अच्छे ताल्लुकात रखना चाहते हैं। अब अगर हसीना को वापस करते हैं तो भी एक मसला है और नहीं वापस करते हैं तो दूसरा मसला है। तो इस तरह से शेख हसीना को यहाँ रख के आप पड़ोसी देश से कैसे अच्छे ताल्लुकात कर सकेंगे? और फिर जो आप कहना चाहते हैं वो भी बताइए। एक मिनट क्षमा कीजिए, मुझे एक बात डॉक्टर साहब बोलने से पहले एक बात मैं कहना चाहता हूँ। जी। ऐसा है कि हम लोगों को इस देश की डाइवर्सिटी और रीजनल और सब कल्चर और सेंटिमेंट को भी समझना चाहिए। जब वो पिछले बार जब पश्चिमी बंगाल के चुनाव हो रहे थे, तो मैंने एक लेख में ये लिखा था कि बंगालित्व जो है हिंदुत्व में भारी पड़ेगा। मतलब मेरे कहने का मतलब ये है कि बंगाल जो है अपनी कल्चर के लिए इतना स्ट्रांग है, वो जो है क्या कहना चाहिए, इन सब बातों से आगे है। और वो स्ट्रांगनेस जो कल्चर की जो बांग्लादेश में भी है। आज भी रविन्द्रनाथ टैगोर जो है वो बांग्लादेश में पूजे जाते हैं। मतलब जी, ये जी। जो
वो काजी है, क्या नाम है उनका, बंगाल में सब बात काजी करते नजरुल हैं। इस्लाम। हाँ, नजरुल नजरुल इस्लाम। करते हैं। तो जो बंगाली सेंटीमेंट है वो इतना स्ट्रांग है कि वो ये बात है, वो हिंदू मुस्लिम सेंटीमेंट से ऊपर है वहां पर, मतलब। और ये इससे पश्चिम बंगाल में है। तो ये डिवीजन की बात की जा रही है, इसका एक राजनीतिक एंगल है, पोलराइजेशन वाला। क्षमा कीजिए, सॉरी। जी जी जी, जी, राम पुरियान सर। ठाकुर साहब की बातों से मैं पूरा सहमत हूँ। उसमें पहले मैं जोड़ देता हूँ, बाद में शेख हसीना पे आऊंगा। देखिए, जी ये जो भारत में फेक न्यूज फैक्ट्री है, वो ऐसे कई फोटोज को पॉपुलर कर रही है कि जैसे भाई हिंदुओं के मंदिर को जलाया गया है, हिंदू के घरों को जला रहे हैं। तो एक मैं आपको उदाहरण देता हूँ। एक चिट्टागोंग में जो अवामी पार्टी का ऑफिस था, उसको आग लगाई गई, और उसके पड़ोस में एक मंदिर था। तो उन्होंने यहाँ सर्कुलेट किया कि भाई ये हिंदू हिंदू मंदिर को जलाया जा रहा है, जो बिल्कुल गलत है। दूसरा, आप देखिए कि मोदी साहब और डॉक्टर यूनुस में कितना फर्क है। अभी जब हमारे चुनाव हुए, तो मोदी साहब ने जी भर के हेट स्पीच, नफरत की स्पीच मुसलमानों के खिलाफ में बात की। अभी एक इंटरनेशनल रिपोर्ट भी आई है कि भारत में कितनी हेट स्पीच प्रधानमंत्री ने की। जबकि डॉक्टर यूनुस वहां ढाकेश्वरी के मंदिर में गए और वहां उन्होंने हिंदुओं के प्रतिनिधियों से बात की। दूसरी बात देखिए कि वहां हिंदुओं की जो जगह है, कि वहाँ हिंदू, सिख, बुद्ध, क्रिश्चियन, इन सब ने एक बड़ा मोर्चा निकाला शांति के लिए। आप संभव कल्पना कीजिए कि ऐसी बातें यहाँ हो सकती हैं क्या। तो उनको एक डेमोक्रेटिक स्पेस भी वहाँ है, लोकतांत्रिक जगह भी वहाँ है। और यूनुस साहब जैसा अभी कर रहे हैं, वो कह रहे हैं हम सब बराबर हैं। ये बात आपको अपने प्रधानमंत्री से कभी सुनाई नहीं देगी। और जैसे माथुर साहब ने बहुत अच्छी बात की, मैं उसमें एक और जोड़ देता हूँ कि बांग्लादेश का जो राष्ट्रगीत है, वो भी रविंद्रनाथ टैगोर का लिखा हुआ है, आमार सोनार बांग्लादेश। तो रविंद्रनाथ टैगोर दुनिया के शायद एकमात्र कवि हैं जिनके राष्ट्रगीत दो देशों के राष्ट्रगीत है। भारत का भी राष्ट्रगीत उनका है, और वो भी उनका है। जहाँ तक शेख हसीना का सवाल है, ये थोड़ा पेचीदा मामला है कि जहाँ तक, क्योंकि शेख हसीना शुरू से काफी तौर से प्रो इंडिया रही है हर मामले में। और एक्चुअली बांग्लादेश के निर्माण में भारत की जितनी भूमिका है, वो किसी देश की नहीं है। भारत ने सबसे बड़ा उसमें योगदान दिया जब पाकिस्तानी की सेना के से समर्पण करवाया। और शेख मुजीबुर रहमान ने ये घोषणा भारत की पार्लियामेंट में की थी कि भाई हम अपना नया बांग्लादेश बनाएंगे। कई लोगों को उस समय डर था कि भारत इसको अपनी कॉलोनी के रूप में इस्तेमाल किया करेगा, पर यहाँ के पार्लियामेंट में इंदिरा गांधी ने उनको परमिशन दिया, आपको जो बोलना है, जो करना है कीजिए। यानी इसलिए वो भारत के बहुत आभारी एक तरह से हैं, और भारत को बहुत मानते भी हैं। पर अब मेरे ख्याल से इसके लिए भारत सरकार ने थोड़ा वक्त लेना चाहिए। और जो हमारे पड़ोसी नए नए नई सरकार जो आएगी, वो अभी जैसे चुनाव होंगे और नई सरकार जैसी भी आती है, उसके हिसाब से हमने शेख हसीना के बारे में निर्णय करना चाहिए। क्योंकि इसमें कोई शक नहीं है, शेख हसीना के दो पहलू थे। एक, वो धर्म के मामले में काफी सेक्युलर थी, ये बड़ा अजीब कॉम्बिनेशन है। और जहां तक लोकतंत्र है, डेमोक्रेसी थी, उसके बारे में पूरी तौर से आक्रामक थी, पूरी तौर से डिक्टेटर थी। ये बहुत स्ट्रेंज कॉम्बिनेशन शेख हसीना ने वहां पैदा किया। जैसे हमारे यहाँ तो दोनों चीजों को दबाया जा रहा है, लोकतंत्र को भी दबाया गया, धर्मनिरपेक्षता को भी दबाया गया। तो वहाँ धर्मनिरपेक्षता पे कोई अटैक नहीं हुआ, और हिंदू लोग जो रहते थे वो काफी ठीक ठाक रहते थे। ऐसा उसमें कोई कभी बीच में खबरें नहीं आई कि उनकी लिंचिंग हो रही है या लव जिहाद के मामले में उनको फंसाया जा रहा है। ऐसा वहाँ कभी कुछ नहीं हुआ, जबकि यहाँ तो रोज की बात है। तो आपका ये पेचीदा सवाल मेरे ख्याल से थोड़ा सा इसको टैक्टफुली हैंडल करना पड़ेगा, क्योंकि शेख हसीना एक व्यक्ति है, पूरा राष्ट्र नहीं है। और पूरे राष्ट्र की जो अभी सेंटिमेंट है, उसके हिसाब से भारत को चलना पड़ेगा, तभी हम अच्छे संबंध बना पाएंगे। और अभी कौन सी सरकार आती है वो तो देखने की बात है। पर शेख हसीना को ज्यादा दिन यहाँ आश्रय देना, ये मेरे ख्याल से गलत होगा। अगर वहाँ की ऑफिशियल बांग्लादेश सरकार, ये हम एक कर सकते हैं कि अभी भी जो सरकार है वो अंतरिम सरकार है। अभी जो पूरे कॉन्स्टिट्यूशन को मान के ये सरकार नहीं आई हुई है। ये आप देखिए, जो कॉन्स्टिट्यूशन में था वो कुछ नहीं हुआ। कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ अलग तरीका है सरकार बदलने का। तो ये तो अचानक शेख हसीना को डर लगा, वो यहाँ भाग के आ गई। और जिसने सरकार बर्खास्त करनी चाहिए थी, वहाँ के प्रेसिडेंट ने, उसने कोई इसमें कदम नहीं उठाया। तो ये अभी संविधान वहाँ संविधान के आधार पर नहीं चल रहे।
तो नई सरकार अभी, और ये इंतरिम गवर्नमेंट है, अंतरिम सरकार है, तो नई सरकार के आने के बाद उसके रवैये के हिसाब से भारत अगर निर्णय करेगा तो ज्यादा अच्छा होगा। प्रोफेसर साहब, दिल्ली में निर्भया की घटना हुई थी 2013 में, और उस वक्त प्रधानमंत्री बहुत वोकल थे। उस वक्त वो मुख्यमंत्री थे और वो गए भी थे निर्भया के घर वालों के पास, और यकीनन वो एक ऐसी घटना थी कि जिसकी जितनी निंदा की जाए कम है, और उन लोगों को जो सजा मिली वो भी कम है। अभी इस बीच एक और घटना कलकत्ता में इसी तरह की हो गई जो बहुत ही निंदनीय है, और 6 घंटे में उसका जो कातिल था वो पकड़ा भी गया, और उसको उसने मान भी लिया और अपना गुनाह का जो है वो एतराफ़ कर लिया। इसके बावजूद हम ये देखते हैं कि जो एजिटेशन हुआ वो तो सही है, होना चाहिए सुरक्षा के लिए। लेकिन ये कि प्रधानमंत्री ने लाल किला से भी उसका उल्लेख किया, और अच्छा किया उसमें। हम उनकी तनकीद नहीं कर सकते, हमको क्रिटिसाइज़ नहीं कर सकते। लेकिन हम ये देखते हैं कि पिछले साल मई में मणिपुर में भी इसी तरह की घटनाएँ हुई थी और महिलाओं के साथ ऐसा ही अत्याचार हुआ। लेकिन प्रधानमंत्री ने पिछले 15 अगस्त को भी उसका ज़िक्र नहीं किया, इस 15 अगस्त को भी उसका ज़िक्र नहीं किया, और पार्लियामेंट में भी उसके बारे में वोकल होके नहीं बोले। तो ये जो इतना सेंसिटिव इश्यू है महिलाओं की सुरक्षा का, देखिए ये इसके बारे में थोड़ा-सा सेंसिटिव हो जाना, ये थोड़ा-सा पार्शियल हो जाना, ये कैसा है? नहीं, देखिए, मेरा मानना ये है, बड़े दुख के साथ मुझे कहना पड़ता है कि प्रधानमंत्री हर एक जो भी ऐसी चीज होती है उसको राजनीतिक लाभ की दृष्टि से देखते हैं। आप देखिए, जब उसके चुनाव हो रहे थे लोकसभा के, तो संदेश खाली का मामला बहुत उठाया गया बहुत जोरों में उसका। अब ये है कि उनको लग रहा है देश में और कई चुनाव जैसे होने वाले हैं, 3-4 राज्यों में अक्टूबर में चुनाव होंगे, तो अब बंगाल का उन्होंने उठा दिया सब मामला। आपको याद होगा पिछले जब चुनाव हो रहे थे पश्चिमी बंगाल में, तो कलकत्ता में सियालदह के पास एक ओवरब्रिज था, वो उसका एक प्लान जो है गिर गया था। आपको अगर आप याद करें किसकी जी। बात है, और शायद उसमें एक आदमी जो है दब भी गया था, क्या हुआ था उसका बड़ा बवाल बचाया गया कि साहब ऐसा हो गया है, वो हो गया है, ये है। उसके बाद अभी पिछले तो बिहार में 12 पुल जो बह गए, मतलब जहाँ की इनकी सरकार जो वहां में वो आपने देखा गुजरात में तबड़ा हादसा हुआ, पूरा वाला कौन सा पुल जो था चला गया, उसमें 150-200 लोग जो है वो हो गए, उसकी इंक्वायरी तक नहीं हुई, मतलब ये है। तो मुझे बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है कि जो मानवीय ट्रेजेडी है या इस तरह के क्राइम की वाली बात है, जिसको कि क्रिटिसाइज करने में या जिस पर अटैक करने में आपको किसी भी तरह का और भेदभाव नहीं करना चाहिए, क्योंकि मानवता सबसे बड़ी चीज है, ये सब चीजें बड़ी चीज है। उसमें आपको कोई दल का, जाति का, धर्म का एक करना ही चाहिए, मतलब ये सब है। तो अब सवाल ये कि लाइंचिंग हो रही है तो आदमी किस दल का है, ये इंपॉर्टेंट थोड़ी है, मतलब मानवता के खिलाफ ये काम है। लेकिन मुझे बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है कि हमारे प्रधानमंत्री हर एक चीज को एक राजनीतिक दृष्टि से और राजनीतिक फायदे के लिए करते हैं। तो यही इस मामला हो रहा है। निर्भया की बात नहीं है, आप अलीगढ़ की बात देखिए, कितना बड़ा हादसा हुआ था, एक दलित लड़की को के साथ रेप किया गया, उसको आधी रात को उसे जला दिया गया बिना किसी को रेफर किए। ऐसे तमाम मामले होते आ रहे हैं, मतलब एक थोड़ी होता है। आज प्रधानमंत्री, मैं बड़ा खुश हूं कि प्रधानमंत्री ने महिलाओं के बारे में बात करी, उनकी सुरक्षा के बारे में बात करी। शायद उनको राजनीतिक लाभ ही हो, लेकिन इससे ध्यान आया। लेकिन देश में जो महिलाओं का जो हाल है, जिस तरह से बात हो रही है, मणिपुर में जो है, जैसा अभी आपने कहा, महिलाएं निर्वस्त्र होकर घुमाई जा रही हैं, मतलब ये सब है कोई छोटी बात है क्या? मतलब ये कोई सभ्य देश में ये संभव है क्या ये? मतलब लेकिन उस पे वो समस्या को अटैक नहीं करना चाहते। समस्या का जहां भी होता है इस तरह का राजनीतिक लाभ उठाने की बात करते हैं। इसीलिए मतलब ये है कि उस मामले में कोई सीरियस एक्शन नहीं होता कहीं पर, मतलब वरना ये थोड़ी है कि अगर सरकार चाहे और इसमें इन बातों पे अगर लगाम लगाना चाहे तो नहीं लग सकती। मतलब सरकार के पास पूरी पावर है, सब वो है, सब है। आप जब अपनी एजेंसी को किसी आर के काम के लिए कहते हो, इसके लिए भी कर सकते हैं। लेकिन मुझे नहीं लगता कि इस मामले में वो गंभीर है। वो उसका राजनीतिक लाभ उठाने के लिए बात करते हैं, और ये बड़े दुख की बात है कि मानवीय क्या करना चाहिए, शोषण का, अमानवता का, की घटनाओं का एक राजनीतिक दृष्टि से देखा जाए, राजनीतिक लाभ के हिसाब से देखा जाए। प्रोफेसर राम पुनियानी साहब, आपसे आखिरी प्रश्न है। प्रधानमंत्री ने 2047 में विकसित भारत की कल्पना पे बहुत सारा समय लगाया और आत्मनिर्भरता की बात कही।
लेकिन ये बात जो है वो ग्राउंड लेवल पे दिखाई देती है कि बाहर का बना हुआ माल हमारे यहाँ जो है वो सस्ता होने की वजह से उसकी खपत ज़्यादा होती है और हमारी अपनी जो एमएसएमई है, जो मिडल इंडस्ट्री है, छोटी इंडस्ट्री है, ये जो है वो दिन-ब-दिन बंद होती जा रही है और इसकी वजह से हमारे यहाँ बेरोज़गारी की समस्या भी गंभीर से गंभीर होती जा रही है। तो एक तरफ जो है वो इतने बड़े-बड़े सपने हैं कि हम जो है वो तीसरी इकोनॉमी बन जाएँगे और आत्मनिर्भर हो जाएँगे और ये स्किल डेवलपमेंट करेंगे। और दूसरी तरफ ये कड़वी सच्चाई है कि हमारे यहाँ हम कम्पीट नहीं कर पा रहे हैं बाहर के प्रोडक्ट्स को और हमारे लोग नहीं चाहते हुए भी बाहर की चीज़ें खरीद रहे हैं और उसके नतीजे में हमारे यहाँ बेरोज़गारी आ रही है। इस कॉन्ट्रडिक्शन को कैसे आप देखते हैं और उसका क्या समाधान? देखिए नरेंद्र मोदी इसमें काफ़ी जो नारे उछालने में काफ़ी एक्सपर्ट हैं और भारत में अभी जो आर्थिक संकट है, उसका मुख्य कारण ये है कि उनकी नज़र में जो मुख्य कॉर्पोरेट बड़ा है, बड़े कॉर्पोरेट को कैसे मदद करना और जो जैसे हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आई है और ऐसे दूसरे पहले भी कितना देखा है कि करोड़ों लेकर भाग गए हैं, कितने बड़े पूंजीपतियों के लाखों करोड़ों का कर्जा माफ हो गया है। अब ये कैसे हो रहा है? ये इनकी नीतियों के कारण हो रहा है। अब जब से इन्होंने डिमोनेटाइजेशन लाया, उसके बाद से स्मॉल स्केल और मिडिल स्केल इंडस्ट्री को ज़्यादा प्रॉब्लम हो गया, ज़्यादा समस्या हो गई। तो बात ये है कि ये विकसित भारत का नारा बहुत खोखला है। जब तक ये औद्योगिकरण के सूत्र को नहीं पकड़ते कि भारत के लिए स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, मीडियम स्केल इंडस्ट्री ये बहुत इम्पोर्टेंट है, तब तक भारत उतना विकसित हो नहीं सकता। क्योंकि अभी के जो कॉर्पोरेट है वो बहुत मुनाफाखोरी में एकदम ऊपर चले गए हैं। जैसे उनका कि बीजेपी को वो इलेक्टोरल बॉन्ड के माध्यम से पैसा दें या दूसरे तरीके से उसकी मदद करें। तो ये इनकी आपस में एक दूसरे की पीठ थपथपा रहे हैं ये इधर एक तरफ से मोदी साहब और दूसरी तरफ से बड़े कॉर्पोरेट। तो उनका ज़्यादा इसी में जाएगा और उनका विकसित भारत का जो नारा है 2047 तक वो खोखला है। अगर उनके 10 साल का हम रिकॉर्ड देखें तो उसमें हमारे जो बेसिक इंडाइसेस हैं, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ गया है, जो हंगर इंडेक्स है वो बहुत उसमें हम बहुत नीचे चले गए हैं। ओवरऑल जो इंडाइसेस में भारत लगातार गिरता जा रहा है। तो मोदी केवल नारे देने में उस्ताद हैं, पर जहाँ तक उसका इम्प्लीमेंटेशन वो नहीं कर पाएंगे। तो उनका जो फोकस है वो कॉर्पोरेट वर्ल्ड पे है, उनका फोकस आम व्यक्ति पे नहीं है, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री पे नहीं है। इसलिए ये संभव ही नहीं है कि भारत उस दिशा में जा सके अगर मोदी जैसे लोग सत्ता में रहे तो, मोदी या बीजेपी सत्ता में रहे तो। हाँ, तो दोस्तों आप सबको ये इस स्वतंत्रता दिवस की बहुत-बहुत मुबारकबाद और हम अपने दोनों मेहमानों प्रोफ़ेसर प्रदीप माथुर और प्रोफ़ेसर राम पुनियानी साहब से प्रधानमंत्री का जो आज का 103 मिनट का भाषण था, उसके कुछ सैलिएंट फीचर्स के बारे में बातचीत कर रहे थे। आप दोनों ने समय निकाला, इसके लिए आप लोगों का बहुत-बहुत शुक्रिया और आगे भी हम जो है वो आपसे अपने श्रोताओं के लिए बातचीत करते रहेंगे। धन्यवाद।